आइए चलते हैं मेरे साथ एक कहानी के नए सफर पर। एक बड़े से कमरे के अंदर एक लड़की लाल रंग के शादी जोड़े में तैयार हो रही होती है। गले में बड़ा सा नेकलेस, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ा और कलीरे, माथे पर बिंदी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, आईलाइनर के साथ आई मेकअप और चेहरे पर आज पहली बार डार्क मेकअप। बालों का खूबसूरत सा जुड़ा जिस पर मोगरे के फूलों पर गजरा और उस पर से शादी के जोड़े का दुपट्टा, और सबसे खूबसूरत जो ध्यान आकर्षित कर रही थी वो नाक में पहनी बड़ी सी नथ और उसके लिप्स नीचे का मोल उसे और भी खूबसूरत बना रहा होता है। तभी एकदम से उसे रूम का गेट खुलता है और दो लड़कियां अंदर आ जाती है और अपने सामने बैठी लड़की को देखते ही उन सब की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। और तभी इनमें से एक लड़की जिसका नाम श्रुति था वह उस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती और कहती है, ओ माय गॉड, तू कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, कभी तेरा होने वाला पति तुझे देखकर मंडप में ही बेहोश ना हो जाए। तभी दूसरी लड़की जिसका नाम अनिका होता है वह कहती है, अबे बेवकूफ़, वह बेहोश नहीं होंगे, बल्कि मुझे तो इस बात का डर है कहीं वह हमारी प्यारी सी ईशी को देखकर अपना कंट्रोल न खो दे। ईशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं भी तो देखूं मेरा दूल्हा कैसा लग रहा है। ईशी की बात सुनकर श्रुति और अनिका दोनों एक साथ बोलते हैं, तू नहीं सुधरेगी ना। ईशी ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, अभी तक तो प्लान नहीं है, आगे देखते हैं, भगवान की क्या मर्जी है। ईशी की बात सुनकर श्रुति अनिका मुस्कुरा उठती है और उसे अपने साथ लेकर मंडप में चली जाती है। ईशी सीढ़ियों से जैसे ही अपने दोनों दोस्तों के साथ नीचे उतरती है वैसे ही उन तीनों के ऊपर स्पॉटलाइट जाकर पड़ती है और फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वह नीचे मंडप में जाती है। वहां पर एक लड़का उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। वह जैसे ही देखता है ईशी आ गई है तो वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपना एक हाथ आगे बढ़कर वह ईशी का हाथ पकड़ लेता है। शादी होने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, पहले तो मुझे मिल लो फिर हम शादी करेंगे। इतना बोलकर वह लड़का ईशी का हाथ पकड़कर हाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है और तभी सीढ़ियों से एक लड़का नीचे आता है जो दिखने में बिल्कुल उस लड़के की तरह ही होता है जो लड़का ईशी के बगल में खड़ा होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं अपने कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में। ईशी सहाय, उम्र 19 साल। यह एक कॉलेज स्टूडेंट है। यह अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि अगर किसी की नज़र इन पर गलती से पड़ जाए तो इन्हें मुड़कर दोबारा जरूर देखेगा, चाहे वह लड़की हो या लड़का। ये दुनिया की नज़रों में एक अनाथ लड़की है, लेकिन उनकी पहचान कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। इंडिया की सबसे अमीर और पावरफुल कपूर फैमिली का बेटा अनमय कपूर और बिजनेस टाइकून ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट्स जो भविष्य में कपूर फैमिली का हेड बनने वाला है। उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन यह अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साथ किसी की जान भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। अब आते हैं कहानी पर। अनमय उस लड़के से ईशी को मिलवाते हुए कहता है, मेरा है भाई आश्रित, ये मुझे 5 मिनट छोटा है। ईशी ध्यान से आश्रित को दिखता है जो हूबहू अनमय की टिकटॉक कॉपी था। आश्रित की उम्र भी 28 साल थी और इसकी आंखों का कलर भी डार्क ब्लू था जैसे अनमय के आंखों का कलर था। लेकिन जहां अनमय के चेहरे पर छोटी सी स्माइल हुआ करती थी, ईशी को देखकर वही आश्रित के चेहरे पर गुस्सा था। ईशी कभी अनमय की देखती है तो कभी आश्रित की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप सच में ट्विंस हो? आई मीन कोई ट्विंस इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है? मैं तो आप दोनों को पहचान ही नहीं पाऊंगी अगर आप दोनों एक जैसे कपड़े पहन लो तो। अनमय प्यार से उसके बालों की सहलाते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे पहचान लोगी, मुझे पता। तभी ईशी आश्रित अनमय के पीछे छुप रहा है तो वह अनमय से कहती है, ये आपके पीछे क्यों छुप रहे हैं? अनमय ईशी की बातों का जवाब देते हुए उसके कान में कहता है, ये मेरा भाई है, एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से इसका माइंड बच्चों जैसा हो गया है और इससे ज़्यादा समझ नहीं है। ईशी उसकी बात सुनकर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, क्या? अनमय कहता है, हाँ तो प्लीज़ के सामने ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलना। ईशी उसकी तरफ देखती है और अपना सर सिर्फ हाँ में हिला देती है और कहती है, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर अनमय आश्रित से कहता है, आश्रित ये मेरी पार्टनर है, मैं इससे तुम्हें मिलवाना चाहता था। आश्रित, मैं ईशी से शादी कर रहा हूँ। आश्रित अनमय को देखता है और कहता है, ब्रदर शादी क्या होती है? अनमय आश्रित को कुछ सेकंड के लिए देखा और कहता है, शादी? हाँ, शादी मतलब जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं और को हमारा लाइफ पार्टनर होता है, और मैंने ईशी को चुना है खुद के लिए और प्लीज से मिलवाना चाहता था। तुम्हें ईशी पसंद तो है ना? आश्रित ईशी को देखता है और कहता है, ब्रदर मतलब यह आपके साथ रहेगी हमारे रूम में? अनमय कहता है, तुमसे ये किसने कहा?
आश्रित अन्मय की बात का जवाब देते हुए कहता है, दादाजी ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि अब से यह आपके साथ है, आपके रूम में रहेगी और मैं दादाजी के साथ उनके रूम में रहूंगा। अन्मय अपनी दादाजी की तरफ देखता है तो दादाजी कहते हैं, हाँ अब उसे यह बात बताना जरूरी था क्योंकि आज तुम्हारी शादी हो रही है। अन्मय दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बाद में से समझा देता। तभी आश्रित कहता है, मतलब दादाजी ने जो बोला वह सही है, अब से ये भी हमारे साथ हमारा रूम शेयर करेगी। ईशी जब ये बात सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वह कहती है, नहीं, मैं और अन्मय एक साथ रहेंगे। हम तीनों साथ कैसे, मतलब मैं आपके साथ थोड़ी। तभी अमन्या ईशी को बीच में ही चुप कर देता, कहता है, तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। तभी आश्रित कहता है, मतलब भाई आप मेरे साथ नहीं रहोगे। अन्मय जब आश्रित को ऐसे हाइपर होते हुए देखता है तो वह उसे शांत करवाते हुए कहता है, पहले मेरी बात तो सुनो आश्रित। तभी आश्रित पीछे होते हुए कहता है, ब्रदर आप क्या इसके साथ रूम शेयर करोगे, आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे। तभी दादी जी कहते हैं, आश्रित इधर सुनो, उसे परेशान करना बंद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना रूम में। अन्मय अपने दादाजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ठीक है सब बातें हम बाद में करेंगे। आश्रित मेरे भाई, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं शादी करने जा रहा हूं, न तो मैं भी शादी कर लूं। अन्मय की बात सुनकर आश्रित को घबराहट होने लगती है कि अब अन्मय शादी कर लेगा तो उससे दूर हो जाएगा, के दिमाग में बस यही आ रहा होता है। वही अन्मय ईशी का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले जा रहा होता है और उसे अपने साथ मंडप में लेकर बैठ जाता है। वही जब आश्रित देखता है उसके भाई ने उसे लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और उसे सिक्योरिटी फील होने लगती है और वह दौड़कर अन्मय के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। अन्मय आश्रित को समझ रहा होता है क्योंकि वह दोनों बचपन से एक साथ ही रहते आए थे, वह दोनों जहां भी जाते थे साथ जाते थे और जब से एक्सीडेंट हुआ था तक से अन्मय ने ही आश्रित को एक बच्चे की तरह संभावना था और अब आश्रित अन्मय के बिना एक सेकंड भी अकेले नहीं रहता था, एक सेकंड के लिए उसे नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि वह शावर भी उसके साथ ही लेता था। ईशी जो आश्रित को देखती है लेकिन ज्यादा माइंड नहीं करती है क्योंकि उसको उसके हालात के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी अपने मन में ही कहती है, क्या ऐसे ही हर वक्त हम दोनों के साथ रहने वाले हैं। और फिर वह उसे बात को इग्नोर करते हुए कहती है, चलो मुझे क्या, मैं अन्मय से बोल दूंगी, वह ऐसे थोड़ी हमारे साथ इनको रहने देंगे। यह मंडप एक बड़े से बंगले के अंदर हॉल में बना हुआ होता है। मंडप को बहुत ही खूबसूरती से और बारीकी से सजाया गया होता है। इम्पैक्ट इस पूरे मेंशन को ही व्हाइट एंड रेड रोजेस से सजाया गया होता है जो मेंशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा होता है। उस हॉल में सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जैसे दादाजी, श्रुति, अनिका और अन्मय का असिस्टेंट अखिल और आश्रित, पंडित जी और खुद ईशी और अन्मय। पंडित जी धीरे धीरे शादी का मंत्र पढ़ने लगते हैं और एक एक विधि करने लगते हैं। लास्ट में वह दूल्हे को ईशी के मांग में सिंदूर भरने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, आप उनके मांग में सिंदूर भर दीजिए, फिर आप दोनों 7 जन्मों के लिए लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, आपकी शादी संपन्न हो जाएगी और आप दोनों हमेशा साथ में खुशी खुशी रहेंगे। आश्रित जब जब ये सुनता है ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उसे और भी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। और तभी पंडित जी के कहे अनुसार अन्मय सिंदूर का डिबिया उठना है और ईशी के मांग में भर देता है और फिर वह जैसे ही उसे सिंदूर के डब्बे को रखने वाला होता है वैसे ही आश्रित उस सिंदूर का डब्बा उसके हाथों से ले लेता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सबके देखते ही देखते ईशी के मांग में सिंदूर भर देता है। उसके इतना करते ही पंडित जी कहते हैं, आज से आप लोग पति पत्नी हुए और शादी संपन्न हुई। वही अचानक से आश्रित के ऐसा करने से सब लोग अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता अभी अभी ये क्या हो गया। तभी अन्मय गुस्से से अपनी जगह से उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, आश्रित ये क्या किया तुमने। आश्रित जब देखा है उसका भाई उसके ऊपर चिल्ला रहा है तो वह डर कर 2 कदम पीछे हो जाता है और फिर कहता है, ब्रदर आपके साथ सिर्फ मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा आपके साथ कोई नहीं रह सकता, इसको आपके साथ रहना है ना, इसलिए अब इसे मेरे साथ भी रहना होगा। अन्मय चिल्लाते हुए कहता है, आश्रित ये तुम क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरी पार्टनर है। वही ईशी तो शौक होकर अपने सिंदूर को हाथ लगाती है, समझ में नहीं आ रहा होता है अभी उसके साथ क्या हो गया, अभी तो उसकी शादी हुई थी और ये उसकी लाइफ में इतना बड़ा सियप्पा कैसे हो सकता है। तभी अन्मय आश्रित से कहता है, आश्रित तुमने ये क्यों किया। आश्रित कहता है, ब्रदर आप मुझे एक बात हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी हर चीज़ मेरी है, आपने कहा है ना हमेशा। अन्मय ने कहा, हाँ मैंने कहा है। तो आश्रित कहता है, फिर ये मेरी हुई ना, आपकी सारी चीज़ मेरी है तो ये भी मेरी है ना।
अन्मय उसकी बात सुनकर थोड़े गुस्से में चिल्लाता है, आश्रित ये कोई चीज़ नहीं है कि मेरी दुल्हन है, मेरी लाइफ पार्टनर मेरा प्यार है। अन्मय की बात सुनकर आश्रित को बुरा लगता है क्योंकि आज पहली बार उसके भाई ने उसके ऊपर चिल्लाया होता है, इसलिए वह थोड़ा रोने जैसा हो जाता है और कहता है, भाई आप मुझे अपना हर चीज़ दे देते हो तो इसको क्यों नहीं दे रहे हो? और वैसे आपको और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता है, ये भी नहीं। अन्मय को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि आज से आश्रित ने ऐसा बिहेव कभी भी नहीं किया होता है। खुद के गुस्से को शांत करता है और प्यार से उसके कंधे को पकड़ता है, कहता है, भाई मेरी बात सुनो, मुझे कोई चीज़ नहीं है, ये मेरा प्यार है, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा लेकिन इशी को नहीं। आश्रित कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए ब्रदर, मुझे सिर्फ यही चाहिए। आप मुझे सिर्फ इसे दीजिए, मुझे भी शादी करनी है और इसी से करनी है, मैं नहीं चाहता कि यह मेरे और आपके बीच में आए। आश्रित अन्मय से जिद करते हुए कहता है, मुझे यही चाहिए भाई। अन्मय आश्रित से कहता है, आश्रित जिद करना बंद करो, तुम मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? आश्रित कहता है, दादाजी ने कहा था कि शादी हो गई है और ये आपके साथ रहेगा और अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अब दादाजी के साथ जाऊंगा। दादी कहते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा था, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे और वह अपनी भाई के साथ जाएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्या तुम हमेशा उसके साथ ही रहोगे? आश्रित कहता है, हाँ मैं मेरे भाई से अलग नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल अलग नहीं हो सकता भाई से। भाई भाई आप मुझे खुद से अलग नहीं होने दोगे ना? वह ये डरते हुए बोलता है। अन्मय उसको संभालते हुए कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। ठीक है फिर मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके रूम में। आप मेरे साथ रहोगे ना? आश्रित रोने जैसा मुंह बनाकर बोलता है। अन्मय को समझ में नहीं आता वो क्या बोले और वह इशी की तरफ देखने लगता है जो पहले से ही शोक में खड़ी होती है। वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है और नहीं वह कुछ बोल रही होती है और ना ही वह कुछ बोल पा रही होती है और ना ही उसके दोस्त। उन लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है और ऐसे कैसे शादी हो गई। भले उसके साथ फिर नहीं हुए होते हैं आश्रित के साथ, लेकिन मांग में सिंदूर तो दोनों ने डाला होता है। तभी दादाजी कहते हैं, आश्रित अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। आश्रित उनकी बात सुनकर कहता है, नहीं नहीं मैं भाई को नहीं छोड़ सकता। मेरे और भाई के बीच में बचपन से आज तक कोई भी नहीं आया है, तो अब अभी हमारे बीच कोई नहीं आएगा। और अगर आप इसको ला रहे हो भाई तो मैं भी शादी करूंगा और इसी से शादी करूंगा, आपको करनी होगी। क्योंकि नहीं मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई आए और अगर कोई आएगा तो मैं इतना बोल कर वो अपने चारों तरफ देखने लगता है जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उसको ऐसा करता देखकर अन्मय आश्रित पकड़ता है और कहता है, आश्रित शांत हो जाओ। देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। आश्रित कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी शादी करवाए, इससे मेरी भी अभी शादी होगी इसके साथ और यहीं पर होगी, वरना ये शादी नहीं हो सकती। आप इससे शादी नहीं कर सकते हो, इसे क्या आप किसी से शादी नहीं कर सकते हो? उसको आप देव पोस्ट दे दो और इसको बोलो कि अपने घर चली जा, क्योंकि ये लड़की भी उस औरत की तरह गंदी है जिन्होंने मुझसे मेरे डैड को अलग कर दिया, अब ये मेरे भाई को मुझसे अलग कर रही है। अन्मय जो कब से आश्रित को शांति से समझने की कोशिश कर रहा होता है, वह उसकी बातें सुनकर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वह बहुत ही तेज उसका नाम लेकर चिल्ला देता है, आश्रित तुम मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आश्रित अन्मय को ऐसे देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और वह रोने लगता है और कहता है, ब्रदर आप अब मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, आप इससे प्यार करते हो ना? अन्मय आश्रित को रोता देखकर घबरा जाता है और खुद को शांत करते हुए कहता है, आश्रित मेरी बात सुनो। आश्रित अन्मय से दूर जाते हुए कहता है, नहीं नहीं, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप इससे करते हो ना? अब आप मुझे खुद से दूर कर दोगे ना, इसलिए आप इसे लेकर आए हो ना? अब मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ ना ब्रदर, आप मुझसे नफरत करते हो ना? अन्मय को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर आज आश्रित को हुआ क्या है और वह आज उसकी बातें सुन क्यों नहीं रहा है। फिर वह आश्रित के पास जाने की कोशिश करता है और कहता है, आश्रित ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन आश्रित वहां से सीढ़ियों की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगता है और कहता है, नहीं ब्रदर मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप गंदे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप इससे प्यार करते हो मुझसे नहीं करते हो। अन्मय आश्रित को रोकते हुए कहता है, आश्रित रुक जाओ, मेरी बात सुनो, देखो तुम गिर जाओगे, प्लीज आराम से चलो। आश्रित अन्मय की एक भी बात नहीं सुनता है और वह बातें भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और वह काफी ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसका पर वहां से स्लिप हो जाता है और वह ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है।
उसको गिरता हुआ देखकर अन्मय एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाता है, आश्रित। दादाजी, ईशी और अनिका, श्रुति ये सब उसको गिरता हुआ देखकर शोक में चले जाते हैं। अन्मय दौड़ता हुआ आश्रित के पास जाता है और उसको कैरी करता और कहता है, आश्रित आश्रित अपनी आंखें खोलो। लेकिन आश्रित अब तक बेहोश हो चुका होता है, उसके सर से काफी मात्रा में खून निकल रहा होता है और उसके हाथ पैर में भी चोट लगी हुई होती है। आश्रित को ऐसे देखकर दादाजी और अन्मय दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। अन्मय के मन में एयरटेल सताने लगता है कि वह एक बार फिर से कहीं अपने भाई को खो ना दे, जैसे उसने अपने मॉम को खोया था। वह आश्रित को उसके कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, प्लीज आँख खोलो आश्रित। लेकिन जब वह दिखता है उसके कुछ भी करने के बाद भी वह आंखें नहीं खोल रहा है, तो वह आवाज देकर अपने सर्वेंट को बुलाता है और उनको कार निकालने के लिए बोलता है। उसके बाद अन्मय आश्रित को अपनी गोद में उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तक ईशी भी अपने सेंस में आ गई होती है। वह आश्रित को ऐसे देखकर डर जाती है और कहती है, अन्मय मैं भी चलती हूँ। अन्मय ईशी को तुरंत मना कर देता है और वह खुद उसको लेकर हॉस्पिटल चल जाता है। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल पहुंचते हैं और फिर अन्मय जल्दी से आश्रित को वहां पर एडमिट करवाता है और उसके बाद आश्रित का ट्रीटमेंट होता है। आश्रित की कंडीशन थोड़ी खराब थी। डॉक्टर उसको ट्रीट कर लेने के बाद बाहर आते हैं तो अन्मय उन्हें रोकते हुए कहता है, डॉक्टर मेरा भाई ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वह ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर बोलते हैं, उसकी कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, उनके सर पर चोट आई है और ब्लड लॉस भी काफी हुआ है। हमें देखना पड़ेगा, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर के जाते हैं अन्मय अपने फेस को अपने हाथों से छुपा लेता है और रोने लगता है और कहता है, ये सब क्या हो? सब मेरी करती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आश्रित को ईशी से मिलना ही नहीं चाहिए था, या फिर मुझे सबसे पहले आश्रित से ही बात करनी चाहिए थी। अन्मय ये सोच रहा था। तभी दादाजी आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, प्लीज चुप हो, जो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता है ना वह कैसा है? मैंने उससे पहले ही सब कुछ समझाया था, लेकिन शायद उसे समझ में ही नहीं आया, या फिर पता नहीं उसने क्या ही समझ लिया है। और अभी हमें तुम्हारी वाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे तुम दोनों की शादी हो गई है। सोचो इस वक्त उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। तभी अन्मय कहता है, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाद में निकाल लूंगा, पहले आप मुझे ये बताएं आपने आश्रित से कहा क्या था। चलिए चलते हैं दादाजी के फ्लैशबैक में। दादाजी आश्रित के पास जाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, आश्रित मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? आश्रित एक नज़र अपने दादाजी को देखा है और अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। कहता है, हाँ बोलिए दादाजी। दादाजी आश्रित के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, तुम्हें पता है आज अन्मय की शादी है? आश्रित अपने दादाजी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा है और कहता है, शादी? ये शादी क्या होती है दादाजी? दादाजी कहते हैं, वो तुम्हें नहीं पता है, इसके बारे में तुम अपने भाई से ही पूछ लेना। बस ये बात याद रखना है कि अब तुम्हारे भाई की वाइफ आ रही है, इसलिए अब से तुम्हें अपने भाई को थोड़ा सा टाइम देना होगा, स्पेस देना होगा। इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगे मेरे रूम में, क्योंकि अब से उसके रूम में उसके साथ उसकी वाइफ रहेगी, तुम नहीं। आश्रित जब अपने दादाजी की इस बात को सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है। वो अपने ब्रदर को किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, और यह पार्टनर शादी वगैरह उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि यह सब क्या है। वह तो बस ये सोचकर उदास हो रहा होता है कि उसका ब्रदर उसे छोड़ देगा। इसलिए वह अपने दादाजी के हाथों को पकड़ लेता और कहता है, दादाजी क्या मेरा ब्रदर मेरे साथ नहीं जाएगा? वो मुझे छोड़ देंगे। दादी जी कहते हैं, देखो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हें उसे बस टाइम देना होगा। वह अपनी वाइफ के साथ भी तो टाइम स्पेंड करेगा ना, तो तुम्हें अब उससे थोड़ा सा दूर रहना। ज़्यादा नहीं समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? आश्रित दादाजी की बात सुनकर एकदम शॉकिंग स्टेट में चला जाता है। वह उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और नहीं कुछ रिएक्ट करता है। प्रेजेंट टाइम में दादाजी की ये बातें सुनकर अन्मय कहता है, दादाजी आपने तो सही समझाया था सब कुछ, लेकिन आश्रित को क्यों नहीं समझ में आया? दादाजी कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वह तुम्हें लेकर इतना पजेसिव क्यों है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसने की शादी कर ली है इसी से, तुम्हें पता है ना? अन्मय कहता है, हाँ मुझे पता है दादाजी, लेकिन अब मैं क्या करूं आप ही बताओ। तो दादाजी कहते हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। वही दूसरी तरफ ईशी तो पूरी तरह से शोक में चली थी और वह अपना सर पकड़ के वही हाल के सोफे पर बैठ जाती है और उसके अगल बगल उसके दोनों दोस्त भी बैठ जाती हैं और कहती है, ये क्या हो गया? मेरे शादी वाला दिन ही इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला था। और फिर रोते हुए कहती है, यह क्या हो गया? मेरे साथ ही होना था ये सब।
मैं कोई भी चीज़ सीधी तरीके से चाहती हूँ तो मुझे सीधी तरीके से मिलती क्यों नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। तभी अनिका ईशी को अपने गले से लगा लेती है, कहती है, शांत हो जाओ प्लीज़। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो गया है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें टाइम देना चाहिए। वो खुद कर बताएंगे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। ईशी कहती है, तुम्हें पता है मेरी शादी दोनों ब्रदर से होगी तो मैं समझ में आ रहा है। तभी श्रुति कहती है, हाँ बट एक साथ दो शादी नहीं हो सकती है, तुम्हें पता ना एक शादी वैलिड नहीं होगी जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। ईशी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अन्वय को फेस कैसे करूँगी? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती उनके भाई की है, उन्होंने तुमसे शादी की है, तुमने नहीं की। अनिका लगभग चिल्लाते हुए कहती है। ईशी कहती है, नहीं सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उसका भाई हॉस्पिटल पहुंच गया, अगर उसे कुछ हो गया तो अन्वय मुझे कभी नहीं अपनाएगा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिका ईशी को जब इतना घबराते हुए देखती है तो वह अब समझ नहीं पाती कि उसे क्या बोलकर वह समझाए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आश्रित को खुश आ गया था और एक नर्स आकर अन्वय को आश्रित से मिलने की परमिशन दे देती है और कहती है, आप दोनों चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करिएगा। अन्वय जल्दी से अंदर जाता है और कहता है, आश्रित तुम ठीक हो ना मेरे भाई? आश्रित पहले से ही उठकर अपने बैग पर बैठा हुआ था। वह जब अन्वय को अपने सामने देखता है तो कहता है, ब्रदर आप मुझसे दूर हो जाओगे ना? अन्वय कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आश्रित कहता है, नहीं ब्रदर आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे दूर हो जाओ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। और फिर वह अपने मन में सोचता है कि मैं अपने ब्रदर को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी अन्वय कहता है, आश्रित प्लीज तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ तुम क्यों इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। आश्रित कहता है, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। अन्वय उसके इस बिहेवियर को देखकर कहता है, तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ भाई मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, आश्रित अन्वय के बात का जवाब देता है। और तभी डॉक्टर अंदर आते हैं, कहते हैं, हमने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? अन्वय आश्रित को लेटने के लिए बोलकर उसे डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है। केबिन के अंदर डॉक्टर कहता है, इनकी मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं है, अगर इन्हें अब जरा सा भी स्ट्रेस हुआ तो इनके हेल्थ के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अन्वय उनकी बात सुनकर डर जाता है और कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर कहता है, यही कि अगर इनको एक और शॉक मिला तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, और आपको पता है इनकी मेंटल कंडीशन, प्लीज़ आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिएगी कि यह अपने पैर पर ज़्यादा जोर न डाले, बाकी सर की चोट और हाथ की चोट ठीक है। अन्वय डॉक्टर की बात सुन रहे थे। ठीक है डॉक्टर, मैं आगे से हर चीज़ का ध्यान रखूंगा, इतना बोलकर वह वापस से अपने भाई के पास चला जाता है और आश्रित से कहता है, आश्रित तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आश्रित अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, ब्रदर अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगे ना? अन्वय कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जो भी चीज़ मानोगे मैं वह सब कुछ तुम्हें दूंगा। आश्रित कहता है, ब्रदर मुझे भी उससे शादी करनी है, उसे अपनी वाइफ बनाना है, जैसे आप उसको अपनी वाइफ बनाना चाहते थे। अन्वय उसकी बात सुनकर फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, क्यों ऐसा क्यों करना है? मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम क्यों इनसिक्योर हो रहे हो? आश्रित कहता है, ये बात नहीं है। अन्वय बोलता है, अच्छा ये बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है? आश्रित कहता है, मुझे वो पसंद है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी है। क्या? अन्वय शॉकल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ ब्रदर मुझे वो पसंद है और आप मुझे भी उससे शादी करनी है, आश्रित ने अन्वय से कहा। अन्वय कहता है, आश्रित ऐसा नहीं हो सकता है, एक पसंद एक इंसान से ही शादी करता है, दो से नहीं। ईशी कभी भी हम दोनों से शादी नहीं कर सकती है, या तो वह तुमसे करेगी या फिर मुझे करेगी। आश्रित कहता है, नहीं, वो अगर आपसे शादी करेगी तो ही मैं उससे शादी करूंगा और तभी मैं उससे शादी करूंगा। अगर वह आपसे शादी नहीं करती है तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। अन्वय इरिटेट हो जाता है, कहता है, आश्रित ये तुम क्या कह रहे हो? फिर आश्रित कहता है, ब्रदर यह मेरा आखिरी फैसला है, अब जो भी करना सोच समझ कर करना ब्रदर। मैं उससे शादी करना, मैं उसे पसंद करता हूँ, इतना बोलकर वह अपना सर नीचे कर लेता है। अन्वय समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। ना ही वह अपने भाई को खोना चाहता था और ना ही अपने प्यार को। वह कैसे रास्ते पर आकर खड़ा हो गया था जहां से उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर वह बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला जाता है। जब उसे दादाजी बाहर आते हुए देखते हैं तो वह दौड़कर उसके पास जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ, वह ठीक तो है ना?
अनमय दादाजी के गले लग जाता है, कहता है, दादाजी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वो बोल रहा है वह उसे पसंद करता है, वह उससे शादी करना चाहता है और वह उससे शादी भी तब करेगा जब मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो वह नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई? दादाजी कहते हैं, क्या? अनमय कहता है, मैं अपने भाई के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस भी कर दूं, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा हूँ। और ईशी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी दादाजी, और मैं खुद भी कैसे कह सकता हूँ किसी इंसान को दो लोगों से शादी करने के लिए। मैं क्या करूँ दादाजी? दादाजी उसको शांत करवाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, हम घर चलते हैं, हम इस बारे में ईशी से बात करेंगे, वकील से बात करेंगे और आश्रित को भी वहां पे बिठाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दादाजी की बात सुनकर अनमय कहता है, कुछ ठीक नहीं हो दादाजी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी के साथ शेयर कैसे कर सकता हूँ? हालांकि कि आश्रित मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता दादाजी। मैं अपना प्यार किसी और के नाम कैसे कर सकता हूँ? दादाजी अनमय से कहते हैं, अनमय तुम्हें पता है ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि उसके ठीक होने के चांसेस 1% है, वो कभी दोबारा से ठीक नहीं हो पाएगा। वह लाइफ टाइम शायद ऐसा ही रहेगा। तो अगर वो ईशी से शादी कर भी लेता है तो उसे क्या पता है कि शादी क्या होती है? उसका माइंड तो बच्चों जैसा है, उसे शादी का कुछ भी पता नहीं है, और इसलिए तुम दोनों उससे शादी कर भी लेते हो तो तुम दोनों की लाइफ तो वैसे ही चलेगी जैसा तुम चाहते हो। बस ईशी और आश्रित की शादी नाम के लिए शादी होगी, जो सिर्फ कागजों में रह जाएगा। और कभी वह ठीक होता भी है तो हम तब का तब देखेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी कोई चांसेस नहीं है कि वो ठीक होगा ही। अनमय कहता है, लेकिन दादाजी इस बात के लिए ईशी नहीं मानेगी। दादाजी कहते हैं, हम एक बार चल के उससे बात करते हैं, हम उसे पूरा समझते हैं, वह समझ आएगी। अनमय दादाजी की बातों को अच्छे से समझता है और फिर वह तीनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर ईशी के दोनों दोस्त चली गई होती है और वह वैसे ही अपनी जगह पर बैठी हुई होती है, तभी उसकी नज़र डोर पर जाती है जहां से अनमय आश्रित को सपोर्ट देकर अंदर लेकर आ रहा होता है। उन दोनों को देखकर वह अपनी जगह से उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ आश्रित, ठीक है ना? अनमय आश्रित को वही सोफे पर बैठा देता है और कहता है, हाँ वो है ईशी। वही आश्रित ईशी को देखकर मुंह बना रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी ईशी उसको देखते हुए कहती है, आप ठीक तो हो ना, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? आश्रित उसकी बात सुनकर उसकी एक सेकंड के लिए गुस्से से देखा है, लेकिन फिर अपने आप को तुरंत नॉर्मल कर लेता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसका माइंड स्टेट वाले बच्चों वाला था, लेकिन उसका बिहेवियर और बातचीत नॉर्मल थी, तो ये समझ पाना मुश्किल था कि वह ठीक है या नहीं। उसके बाद अनमय ईशी का हाथ पकड़ता, क्या है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के रूम में चलोगी? ईशी एक नज़र दादाजी की तरफ देखती है और आश्रित की तरफ, और फिर वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनमय ईशी को अपने साथ रूम में लेकर आता है और उसको उसके कंधे से पकड़कर कहता है, ईशी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईशी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आपने मुझसे कहा था। ईशी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ, नहीं मैं तुमसे कभी अलग होना चाहता हूँ। अनमय ये कहते हुए लगातार ईशी के आंखों में ही देख रहा होता है। ईशी भी कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो गया। अनमय कहता है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सिचुएशन की है। लेकिन आपके भाई, अनमय कहता है, इट्स ओके वो ठीक है अब, बट ईशी प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो। मैं तुम्हें और आश्रित में से किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने मॉम भी खो दिया है और मैंने बहुत मुश्किल से अपने भाई को बचाया है, मैं उसे खुद से कभी भी अलग नहीं होने दे सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। ईशी अनमय के आंखों में दिखती है और कहती है, क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो, आप जो बोलोगे वह सब मैं करूंगी। अनमय कहता है, ईशी क्या तुम मुझसे और मेरे भाई से शादी कर सकती हो? ईशी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, उनसे नहीं। अनमय ईशी को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, ईशी मेरी बात सुनो, वो मेंटल ठीक नहीं है और उसके ठीक होने चांसेस भी नहीं है, अगर तुम्हारा उससे शादी हो भी जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगी नॉर्मल जैसा तुम चाहती थी। बस नाम के लिए होंगी ये शादी, इससे उसे सुकून मिलेगा, वह शांति से रहेगा और हमें भी एक्सेप्ट कर पाएगा। वह तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा और नहीं वह मुझसे दूर होगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसने बोला है कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा वह भी तुमसे शादी करेगा, मैं फंस चुका हूं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ईशी।
अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मजबूरी में हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा। मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ेगा। इतना बोलकर वह शांत हो जाता है। इशी उसकी बात सुनकर एक पेनफुल स्माइल करने लगते हो और कहती है, ठीक है, मैं आपके भाई से शादी कर लेती हूँ, लेकिन क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे मुझे उनके साथ? क्या आप मुझे शेयर कर पाओगे उनके साथ? बोलिए, क्या आप रेडी हो मुझे उनके साथ शेयर करने के लिए? अनमय कहता है, इशी कुछ शेयर नहीं होगा, तुम पूरी की पूरी मेरी ही रहोगी, शादी सिर्फ पेज पर होगी। आश्रित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उसको कुछ पता नहीं है कि शादी क्या होती है, पार्टनर क्या होता है, बस तुम्हें उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना होगा जैसे मैं करता हूँ। इशी अनमय की बाथरूम का परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका प्यार ही उसको दो लोगों से शादी करने के लिए कैसे कह सकता है, और वही ये सब सोते हुए सिर्फ अनमय को ही देख रही होती है और वही साइड टेबल पर रखे हुए डाइवोर्स पेपर को। फिर वह अनमय को एक नज़र देखती है और कहती है, प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाओ। अनमय इशी की बात को अच्छे से समझ रहा होता है, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाते ही इशी गेट को बंद कर लेती है और दरवाजे से टेक लगा कर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपने मन में कहती है, ये कैसे कह सकते हैं मुझसे कि मैं इनसे और इनके भाई से शादी कर लूँ? चाहे उनके हालत भले ही ठीक ना हो, लेकिन ऐसे कैसे कर सकती हूँ एक साथ दो लोग? मैं इनसे प्यार करती हूँ, उनके भाई से नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वही दूसरी तरफ आश्रित अपने मन में कहता है, ब्रदर, मैं चाहता था नहीं था उससे शादी करना लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि दादाजी जो कुछ भी बोल रहे थे कि आप मुझे टाइम दोगे, वह सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि आप जब मुझसे अलग रहने लगे तो आप मुझे टाइम कैसे दोगे? वह हमारे बीच आ जाएगी, फिर मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा, ना मैं आपके साथ सो पाऊंगा, ना आपके साथ खा पाऊंगा, और नहीं मैं आपके साथ खेल पाऊंगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको यहाँ से भगा दूंगा। भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको को नहीं सकता। इतना बोलकर वह भी अपने बेड पर लेटकर रोने लगता है। तीनों ही परेशान अपने अपने सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और तीनों ही अपने अपने रूम में रो रहे थे। अनमय परेशान था कि वह अपनी वाइफ को किसी और के साथ कैसे शेयर करेगा, और इशी इस बात को लेकर परेशान थी कि वह दो लोगों से शादी कैसे कर सकती है, और आश्रित अपने भाई को खोने को लेकर डरा हुआ था। तीनों लोगों के मन में है इनसिक्योरिटी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग इशी सोकर उठती है और जाकर फ्रेश होती है। उसकी हालत पूरी खराब थी, मतलब रो रो कर वह पूरी तरह से मैस हो गई थी। फिर जब उसको याद आता है कल अनमय ने क्या कहा था, तो उसे बहुत बुरा फील होता है और फिर वह सोचती है, लेकिन सोचने की बात भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसका डोर नॉक होता है और जब वह गेट खोलकर देखती है तो वहां पर अनिका और श्रुति होती है और वह दोनों इशी से कहती है, क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं? हमें तुमसे कुछ बात करना है। इशी भी उन दोनों को अंदर आने की परमिशन दे देती है और फिर वह तीनों जाकर बेड पर बैठ जाते हैं और फिर अनिका इशी को हक कर लेती है और कहती है, तुम्हें पता है तुमने कल हमें डरा दिया था, चलो अब हैप्पी हो जाओ और सबसे पहले हमें ये बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम तुम्हें सजेशन तो दे सकते हैं ना। इशी उसकी बात सुनती है और कहती है, ठीक है बताती हूँ, और फिर वह सब कुछ शुरू से अंत तक बता देती है, जिसे सुनने के बाद वह दोनों भी शॉक हो जाते हैं और कहती है, क्या मैंने ऐसा कहा? इशी, हम इशी की हामी सुनकर श्रुति कहती है, जब उन्होंने तुमसे ये कहा है कि तुम्हारे और उनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं आएगी तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी उन दोनों से शादी हो भी जाती है तो? आश्रित तो कभी ठीक होगा नहीं। इशी कहती है, ये क्या बकवास कर रही हूँ, मैं उन दोनों से शादी कैसे कर सकती हूँ? तो अनिका कहती है, ये सिर्फ नाम की शादी है, एक पेपर सिग्नेचर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी आश्रित के लिए शादी तो सिर्फ खेल है जो वह करना चाहता है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है अगर हो भी जाता है तो? तुम्हें बस उसके साथ एक दोस्त की तरह रहना पड़ेगा। इशी सोचने लगती है, तभी श्रुति भी कहती है, इशी प्लीज ज़्यादा मत सोचो, हाँ कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अनमय जितना प्यार करने वाला पसंद दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में आएगा, प्लीज़ उन्हें अपने हाथ से मत जाने दो। दादाजी भी तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, और अनमय का क्या तुमने उसका सोच है, वह भी तो तुमसे प्यार करता है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी यह सोचकर कि तुम्हें उसको अपने भाई के साथ शेयर करना पड़ेगा। तुमने ये सोचा है वो कैसे करेगा? इशी उन दोनों की बातें सुनती है और सोचती है। वही दूसरी तरफ अनमय सोकर उठना है और तैयार होता है और फिर कहता है, मैं इशी से सदाइवोर्स ले लूंगा, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता इस रिश्ते में बंधाने के लिए, और मैं आश्रित को समझा दूंगा, मैं अभी उससे बात करता हूँ। फिर वह आश्रित के पास जाता है और उसको उठना है, कहता है, आश्रित क्या तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? आश्रित कहता है, हाँ मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर आश्रित तुम अपनी जिद छोड़ दो,
मैं कैसे कर दो उसकी शादी तुमसे, मैं उससे प्यार करता हूँ, अनमय ने कहा। तो क्या ब्रदर आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? जब आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो। ये बोलकर वह गुस्सा हो जाता है, कहता है चले जाए ब्रदर यहाँ से आप, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे छोड़कर उसे चूज करने के लिए यहाँ पर आए हो। अनमय कहता है आश्रित ऐसा नहीं है। आश्रित कहता है नहीं, मैं अब समझ चुका हूँ, मैं आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ब्रदर, आप जाइए करिए शादी और मुझे अकेला छोड़ दीजिए और भूल जाइए, आप मुझे पूरी तरह से भूल जाए और जाइए यहाँ से, अपनी शादी को कंप्लीट करिए जो कल अधूरी रह गई थी। अनमय आश्रित को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। आश्रित एकदम से चलते हुए कहता है मैंने बोला ना आप यहाँ से चले जाए, वैसे भी वो कल की आई लड़की आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं, आप मुझसे दूर होना चाहते हैं भाई, इतना बोलकर वह रोने लगता है। अनमय कहता है तुम समझते क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर आप वह क्यों नहीं करते जो मैं चाहता हूँ, मैं आपको बोला था ना कि मुझे वह पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपने बोला था ना आपकी हर एक चीज़ पर मेरा हक है, तो उसे पर मेरा हक क्यों नहीं है? आश्रित ये बोलते हुए रोने के साथ साथ चिल्ला भी रहा होता है। अनमय आश्रित की बात सुनकर अपनी जगह से उठाकर कहता है ठीक है, मैं इसी को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी शादी उससे करूंगा। उसकी शादी होगी और तुमसे ही होगी क्योंकि मैं उसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना बोलकर वहां से जाने लगता है। आश्रित अनमय की बात सुनता है और कहता है ब्रदर अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, मुझे वो तभी चाहिए जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वह मेरी है और जो चीज़ आपकी नहीं है वह चीज़ भी मेरी नहीं है। जब ये बात सुनता है तो अनमय रुक जाता है और आश्रित को देखने लगता है और कहता है आश्रित तुम चाहते क्या हो? वह इतना बोला ही होता है कि तभी उनके डोर पर लॉक होता है और जब अनमय जाकर उसको खोलता है तो वहां पर ईशी खड़ी होती है। ईशी को अपने सामने देखकर अनमय थोड़ा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि कहीं आश्रित कुछ बोल ना दे, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर काम एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है ईशी तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ पर कोई काम था? वही जब आश्रित ईशी को देखा है तुझसे बहुत गुस्सा आता है, अपने मन में कहता है फिर से यह मेरे और भाई के बीच में आ गई। तभी ईशी कहती है अनमय मुझे तुमसे बात करनी है। अनमय ईशी का हाथ पकड़ के उसे रूम के काउच पर बैठा देता है, कहता है क्या हुआ बोलो। वैसे तुम ठीक तो हो ना, तुम परेशान दिख रही हो, और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम खुद को फोर्स मत करो कोशिश करने के लिए, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। ईशी अनमय के मुंह पर अपने हाथ रख देती है और कहती है शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए, मैं तैयार हूँ। अनमय ईशी की बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या? वही आश्रित जब ईशी की बात सुनता है तो अपने मन में कहता है क्या मेरा प्लेन खराब हो गया? मैं तो ये सोचकर इससे शादी करने के लिए बोल रहा था कि यह ब्रदर से दूर चली जाएगी, लेकिन ये तो मान गई। वही ईशी कहती है हाँ मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे भी शादी कर लूंगी और आपके ब्रदर से भी। अनमय कहता है क्या सच में? ईशी कहती है हाँ सच में, मैं शादी को करने के लिए तैयार हूँ और मैं फोर्स में या प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ, मैं ये डिसीजन खुद से ले रही हूँ, मैंने सोचा है इस बारे में अच्छे से। अनमय कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं वकील को बुलवाता हूँ और मैसेज सर्टिफिकेट मंगवाता हूँ, मेरी शादी तो तुमसे हिंदू रीति रिवाज से हो गई है, लेकिन आश्रित से तुम्हारी शादी कोर्ट मैरिज होगी। फिर उसके बाद अनमय वहाँ से उठकर चला जाता है और वही आश्रित ईशी को गुस्से से घूर रहा होता है। जब ईशी देखती है आश्रित उसको गुस्से से देख रहा है तो वह डर जाती है और तुरंत वहां से उठकर चली जाती है। वही उसके जाते ही आश्रित कहता है सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। दादाजी ने तो कहा था उसकी शादी भाई से होगी और वो ब्रदर से प्यार करती है, उन्हें पसंद करती है और ब्रदर भी उसे पसंद करते हैं, और इसीलिए मैं चाहता था यह मन कर दे ना करे शादी, और मुझे पता था ब्रदर इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेंगे, लेकिन ये तो मान गई, अब क्या होगा? मैंने देखा है बाहर लोगों को उनकी शादी होती है तो उनका सिर्फ एक पार्टनर होता है, वो दूसरे पार्टनर के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ये तो मान गई। मैंने इतना कुछ सोचा था कि यह गुस्सा हो जाएगी, भाई से गुस्सा हो जाएगी और उन्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर मेरे और भाई के बीच कोई नहीं आएगा। मुझे सब पता है शादी के बारे में, मुझे पता है दादाजी और भाई क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता है शादी के बारे में, मुझे सब पता है शादी के बारे में। दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, तीसरे से नहीं करते हैं, इसलिए तो मैंने बोला था कि ये मना कर देगी, लेकिन सब खराब हो गया, ये कैसे हाँ कर सकती है इस शादी के लिए? अब मैं क्या करूँगा, इससे भाई से दूर कैसे करूँगा?
मैं क्या करूं, भाई उससे प्यार करते हैं, भाई को उससे प्यार क्यों हुआ, भाई मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। ये सोच वह गुस्सा करने लगता है। दोपहर के टाइम वकील हाल के बीचों बीच खड़ा होता है और आमने सामने ईशी और आश्रित खड़े होते हैं। वह वकील अपने पास से मैरिज पेपर निकलता है और उन दोनों को उसे पर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। वह दोनों भी उसकी बात मानकर सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद अन्मय आश्रित को एक मंगलसूत्र देता है जो आश्रित ईशी के गले में पहना देता है और फिर दोबारा से उसको सिंदूर भी लगा देता है। उसके सिंदूर लगाते ही ईशी के आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन वह तुरंत उन अशोक को साफ कर लेती है और स्माइल करके उन सब की तरफ देखने लगती है। फिर वकील कहते हैं 2 दिन बाद आप लोगों की मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। फिर दादाजी तीनों को ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं अब से तुम तीनों खुशी रहना। फिर अनिका और श्रुति भी उन तीनों को कंग्रेचुलेशन विश करती हैं और फिर कॉलेज में मिलने के लिए बोलकर वह दोनों भी अपने घर के लिए चले जाते हैं। वही आश्रित अपने मन में कहता है अब मैं अपने भाई के साथ फ्री नहीं रह पाऊंगा, अब ये भी हमारे साथ रहेगी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। ईशी डरते हुए उन दोनों के बेडरूम के अंदर आती है। वह रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस रूम का बेटी बड़ा था ताकि वह तीनों एक साथ उस पे सो सके, और वह रूम भी बहुत ही खूबसूरत था। उसे रूम का थीम ब्लैक एंड व्हाइट था। उसे रूम की पर्दे ब्लैक थे। मशरूम की एक वॉल पर उन दोनों भाइयों की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और उसे रूम की हर एक चीज एंटीक थी। ईशी रूम को देखने में खोई हुई होती है कि तभी अन्मय ईशी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है ईशी। ईशी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है, कहती है हम। तो अन्मय कहता है तुम ठीक हो ना। ईशी उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत करो। अन्मय उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और जब आश्रित यह देखा है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह कहता है भाई मुझे बात लेना है, मेरी हेल्प करिए, वह चीर में बोलता है। अन्मय आश्रित की बात सुनकर तुरंत ईशी को छोड़ देता है और वह अपने भाई की तरफ जाने लगता और कहता है हाँ चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ, और वह उसको लेकिन मानसून के अंदर चला जाता है ईशी को वहीं पर अकेला छोड़कर। तो अब कल देखती है इनकी फर्स्ट नाइट, जो थोड़ा हटकर और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। नोट इक्वल्स मैं ईशी का नाम चेंज करके अभ्या कर दिया है। अब आगे अन्मय आश्रित बात लेकर आ गए होते हैं और दोनों अपने बेड पर बैठे हुए होते हैं। वहीं ईशी अभी भी सुख पर बैठकर उन दोनों को ही देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वह क्या करे। तभी अन्मय अभ्या से कहता है मैं तुम्हारा वार्डरोब तुम्हारे हिसाब से सेट करवा दिया है, तो वहां से कपड़े लेकर शिवार लेने जा सकती हो। अभ्या उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठती है और वार्डरोब खोलकर उसमें रखी हुई चीज़ों को देखने लगती है। वहां पर अभ्या के पसंद के कपड़े होते हैं, नाइस ड्रेस से लेकर साड़ी, वेस्टर्न, हर तरह के वहां कपड़े मौजूद होते हैं। उसे ही सेट वहां पर वैक्स भी रखे हुए होते हैं और उसकी शूज और सैंडल भी। अभ्या अन्मय की तैयार करवाएंगे वार्डरोब को देखकर खुश हो जाती है और उसमें से एक नाइट सूट निकालकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। अभ्या के जाते ही आश्रित अन्मय को देखने लगता है और कहता है ब्रदर हमारे बेड पर वह तो नहीं सोएगी ना हमारे साथ। अन्मय आश्रित को देखता है और कहता है आश्रित तुम सो जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आश्रित को तो नींद नहीं आ रही होती है, वो कैसे अपने भाई को छोड़ दे किसी और के साथ, इसलिए वह सोने से मना करने लगता है। लेकिन अन्मय आश्रित को लेट देता है और उसको थपकी देने लगता है और कहता है तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। आश्रित उसके हाथों को पकड़ लेता और कहता है भाई आप भी मेरे साथ सो जाओ। अन्मय उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठ जाता है, कहता है मैं सो जाऊंगा, तुम पहले सो जाओ। लेकिन आश्रित को तो आज नींद आ ही नहीं रही होती है। वही अभ्या शिवार लेकर बाहर आ जाती है। उसके बालों से पूरा पानी टपक रहा था और उसने एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें ऊपर का शर्ट ब्लैक कलर का था और नीचे धोती जैसा था जो पीछे से लांग था और आगे से घुटने तक था। फिर अभ्या ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल को सूखने लगते हैं। तभी अन्मय की नज़र जाती है अभ्या पे, तो वह उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि अभ्या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही होती है। वह चाहता था कि अभी अभ्या के पास जाए, उसको हक करे, बट आश्रित उसके साथ था इसलिए वह चुपचाप से बैठा रहता है। तभी उसकी नज़र आश्रित पर जाती है जो कि अभ्या को ही एकटक देखे जा रहा था। आश्रित को अभ्या इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती इसलिए वह उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। आश्रित को इस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा होता है अभ्या पे। वही जब अभ्या की नज़र मिरर पर जाती है तो वह खुद ही शॉक हो जाती है क्योंकि अभ्या को अन्मय और आश्रित का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे रहा होता है और वह दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। जब वह उन दोनों की नज़रों को खुद पर फील करती है तो नर्वस होने लगती है और अपने मन में कहती है
ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आज से पहले इन दोनों ने किसी लड़की को नहीं देखा है? तभी वह याद करती है कि उसकी तो इन दोनों से शादी हो गई है। ये ऑकवर्ड सिचुएशन है कि मैं इन दोनों के साथ एक ही रूम में हूँ। फिर वह अपने हेयर ड्राई को नीचे रखती है और दोनों को देखने लगती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब किधर जाए। अन्मय बैठा हुआ था, आश्रित लेटा हुआ था और अभ्या खड़ी थी। फिर वह एक नज़र उन दोनों को देखती है और साइड में बने बुक सेल से एक बुक निकलती है और उसे लेकर वह काउच पर बैठ जाती है, क्योंकि इस वक्त वह उन दोनों को इग्नोर करना चाह रही होती है। तभी अन्मय कहता है, अभ्या क्या हुआ, तुम्हें सोना नहीं है क्या? इतनी रात को तुम बुक के साथ क्या कर रही हो? अभ्या एक ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहती है, आप दोनों सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैंने सोचा मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। अन्मय कहता है, ऐसे कैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वैसे भी आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, इसलिए तुम भी आकर आराम करो। चलो अब इधर आओ। अभ्या कहती है, नहीं, मुझे सच में नींद नहीं आ रही, मैं भी बुक पढ़ना चाहती हूँ। अभ्या की बात सुनकर अन्मय उसको देखने लगता है और फिर वो कहता है, ठीक है फिर। थोड़ी देर बाद आश्रित अपना ब्लैंकेट लेकर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाता है। जब अन्मय देखता है आश्रित सो गया है तो वह लाइट को ऑफ करता है और साइड लैंप को जला देता है और फिर धीरे से उठता है और अभ्या के पास आ जाता है और फिर वो उसके पास बैठकर उसको साइड हग कर लेता और कहता है, आई एम सॉरी अभ्या, मेरी वजह से तुम्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। अभ्या भी उसके चेस्ट पर अपना सर रख देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आपकी गलती थोड़ी है, आप भी मजबूर हैं और मैं नहीं चाहती कि आप अपने ब्रदर से अलग हो मेरी वजह से। अन्मय जब अभ्या की बात सुनता है तो उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि वह उसकी बातों को समझ रही है कि उसके जानबूझकर नहीं किया है, ये सब उसकी भी मजबूरी है। तो फिर वह अभ्या के फोरहेड पर किस करता कहता है, अभ्या कंफर्टेबल हो जाओ, आश्रित जस्ट बेबी जैसा है, वो हमारे बीच रहेगा तो जरूर, लेकिन वह कभी तुम्हें उसे नज़र से नहीं देखेगा जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दिखता है। अभ्या कहती है, मैं समझ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूँगी कंफर्टेबल होने की, बट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि कल मेरी शादी आपसे थी और सडन मेरी शादी दो लोगों से हो गई। अन्मय कहता है, हाँ, और मेरे भाई का नाम आश्रित है, तुम उसे आश्रित बोला सकती हो। अभ्या कहता है, हाँ लेकिन आदत नहीं है अभी। अन्मय कहता है, हाँ तो क्या हुआ, अब आदत डाल लो, क्योंकि वह भी तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे भी उसके नाम से बुला सकती हो जैसे मुझे मेरा नाम से बुलाती हो। अभ्या कहती है, ठीक है, मैं उन्हें भी नाम से बुलाऊंगी। तभी आश्रित थोड़ी देर में करवट लेता है इधर, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है। जब वह करवट लेता है तो देखा है बगल में उसका भाई नहीं है और फिर जब वह सामने देखता है तो अन्मय अभ्या बैठे हुए थे और अन्मय के चेस्ट पर अभ्या का सर था। ये देखकर आश्रित बहुत तेज गुस्सा आता है। अभ्या अन्मय से बातें कर रही थी और अन्मय का हाथ अभ्या के फेस पर था। ये सब देखने के बाद आश्रित जल्दी से उठकर बैठ जाता है, कहता है, ब्रदर। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अन्मय कहता है, हाँ आश्रित। आश्रित अभ्या को गुस्से से घूरने लगता है और कहता है, ब्रदर मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास जाओ। अन्मय फिर अभ्या को एक स्माइल कर देता है, कहता है, इशी अब तुम भी चलो, सो जाओ। अभ्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, कहाँ पर? अन्मय कहता है, कहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा, बेड पर, और कहाँ पर सोओगी? अभ्या, बेड पर। अन्मय है, हाँ अब चलो भी सो जाओ, ज्यादा रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अभ्या अन्मय की बात सुनकर बेड की तरफ देखती है जहाँ पर आश्रित बैठा हुआ होता है और गुस्से से उसे ही घूर रहा होता है, इसलिए अभ्या की तो हिम्मत नहीं होती है अपनी जगह से उठने की। और तभी अन्मय अभ्या का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाकर बेड पर बैठा देता है। आश्रित जब अभ्या को बेड पर देखता है तो अन्मय से कहता है, ब्रदर यह क्या बेड पर लेटेगी, और क्या ये मेरी जगह ले लेगी? अन्मय कहता है, नहीं आश्रित, इतना बड़ा तो बेड है, आराम से सो, हम तीनों सो जाएंगे, इट्स ओके, कोई किसी का जगह नहीं ले रहा है। अभ्या की खुद की अपनी जगह है। आश्रित अन्मय की बात सुनकर मुंह बना लेता है और तभी अभ्या कहती है, अन्मय आप कहाँ सो रहे हो? अन्मय कहता है, मैं देखता हूँ। अभ्या कहती है, ऐसा करो, आप बीच में लेट जाओ। तभी आश्रित कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बीच में मैं लेटूंगा। अब फंसे ये दोनों। अभ्या अन्मय को देख रही होती है डरी हुई आंखों से और वही आश्रित अभ्या को गुस्से में देख रहा होता है और अन्मय वॉरिडनेस में इन दोनों को देख रहा होता है। फिर वह इरिटेशन में अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं बीच में रहूंगा, आश्रित तुम्हें मैं चाहिए ना? आश्रित कहता है, हाँ। अन्मय कहता है, बस मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। बीच में लेटने से मैं ईशी के पास थोड़ी चढ़ जाऊंगा, मैं तो रहूंगा तुम्हारे पास ही। तो आश्रित देखता है और कहता है,
हाँ ब्रदर। फिर वह बीच में जाकर लेट जाता है और आश्रित को उसकी जगह पर लेटा देता है और खुद भी लेट जाता है और अभ्या को भी लेटने का इशारा कर देता है और फिर तीनों को ऊपर ब्लैंकेट को ले लेता है। अभ्या जब अन्मय को बीच में देखती है तब जाकर वह रिलैक्स होती है और अपनी जगह पर लेट जाती है। फिर अन्मय कहता है, आश्रित के फोन पर किस करता है और बड़ी ही प्यार से कहता है, आश्रित सो जाओ। आश्रित कहता है, भाई मुझे आपको हक करना है। इतना बोलकर वह उसको हक कर लेता है और अपने दोनों पैरों को उसके ऊपर डाल देता है और उसको टाइट करके हक ये कर लेता है और घूरकर अभ्या को देखता है। अभ्या आश्रित को देखती है और फिर दूसरे साइड फेस करके सो लेट जाती है। फिर अन्मय आश्रित को धीरे धीरे थपकी देकर सुला देता है और वह कुछ ही देर में सो भी जाता है। वही अभ्या को तो अभी भी नींद नहीं आ रही है, वह बस एकटक दीवार को देख रही होती है। तभी उसको आपके कमर पर किसी के हाथ फील होते हैं तो अभ्या डर जाती है और वह चिल्लाने वाली होती है। तभी अन्मय जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। फिर अभ्या देखती है, पलट कर हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? शाह आश्रित सो गया है, अन्मय धीरे से बोलता है। अभ्या आश्रित की तरफ देखती है और कहती है, पर वह बगल में ही है, अगर जाग गए तो। अन्मय कहता है, नहीं जागेगा, वो सो गया है। फिर एक नज़र वह आश्रित को देखता है और फिर वह अभ्या की क्लोज जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। अभ्या कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, वो जग गए तो। अरे वो नहीं जाएगा, तुम इतना डर क्यों रही हो अभ्या? अरे आप क्या बोल रहे हो, हम एक ही रूम में 3 हैं, कितना अजीब लग रहा है ये सब। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, अभ्या ने अन्मय से कहा। अन्मय ने कहा, इसकी अब आदत डाल लो क्योंकि आश्रित मेरे से अलग नहीं होगा, इसलिए अब तुमको ऐसे ही झेलना होगा हम दोनों को। हमें छुप छुप कर ही ये सब करना होगा अभ्या। अभ्या उसकी बातें सुनकर अपना सर खुजलाने लगती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? हम क्या करेंगे? अभ्या समझ ही नहीं पा रही होती है अन्मय क्या कह रहा है। तभी अन्मय अभ्या के लिप्स पर धीरे से अपने लिप्स को रखता है। उसके ऐसा करते ही अभ्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि अन्मय ने अचानक से ही यह सब किया था। अभ्या बस बोलते बोलते चुप हो गई थी, वह समझ ही नहीं पाई थी कि अन्मय ने अभी क्या किया। अन्मय फिर धीरे से अभ्या के लिप्स को शक करता है, उस पे अपने लिप्स रब करत है तो इसी को अल्लाह की फिल होता है और वह टाइट करके अन्मय की शर्ट को पकड़ लेती है। अभ्या को अन्मय किश करता है लिप्स पे सॉफ्टली और फिर अपने फेस को उसके फेस से दूर करता है और उसे एक स्माइल देते हुए कहता है, तुमने क्या क्या सोचा होगा ना अभ्या की हमारी शादी कैसे होगी, हमारी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, तुम्हारा सारा ड्रीम बर्बाद हो गया ना मेरी वजह से। अभ्या कहती है, नहीं जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है लेकिन डिफरेंट है, बट ये भी बुरा नहीं है। आप हो ना मेरे साथ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आप हो तो मुझे किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। अन्मय स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा जगह कोई और होता तो वह ये सब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता और साथ में हमेशा के लिए अकेला ही रह जाता, क्योंकि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। अभ्या कहती है, मैं समझ रही हूँ। तभी अन्मय अपने और आश्रित के बीच में एक पिल्लो रख देता है और फिर अभ्या को अपने और करीब खींच लेता है। कहता है, तो क्या ना हम अपने इस फर्स्ट डिफरेंट नाइट को एक अच्छी डिफरेंट नाइट में बदल दे। अभ्या अन्मय को खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या रहे हैं आप? अन्मय उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वह उसके साथ के बटन को खोलने लगता है और कहता है, अभ्या आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो हम कुछ तो करेंगे ना। अभ्या अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, हम कुछ नहीं करने वाले। और हाँ आप भूल रहे हैं, आपका भाई भी है यहाँ। अन्मय कहता है, मेरा भाई सो चुका है और वह सुबह होने से पहले अब नहीं उठने वाला, इसलिए मेरे पास पूरा टाइम है। अभ्या उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, नहीं छोड़िए मुझे, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अन्मय अभ्या के बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए उसे किस करने लगता है लिप्स पे। अभ्या उसको बार बार रुकने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं आश्रित उठ गया तो क्या होगा। लेकिन अब अन्मय कहाँ मानने वाला था, वह तो बस अभ्या में डूब चुका था और वह धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन को खोल देता है। अभ्या जब यह फील करती है तो उसके हाथों को हटाने लगाती है और कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। अन्मय उसको देखता है और कहता है, क्या हुआ अभ्या? अभ्या कहती है, वो उठ जाएंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे रूम में हमारे अलावा कोई और भी है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर उठ गए और देख लिया तो? अन्मय कहता है, अरे यार मैंने बोला ना वह नहीं उठेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभ्या कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी अन्मय उसके नेक पर किश करने लगता है। वह बहुत ही प्यार से स्लोली उसके नेक पर किश कर रहा था। वही अभ्या अजीब लग रहा था।
एक तो उसकी शादी इतने गंदे सिचुएशन में हुई थी और आज उसकी फर्स्ट नाइट थी और ऊपर से वह दो भाइयों के बीच फंसी हुई थी और उसको डर भी लग रहा था कि कहीं आश्रित जग ना जाए और अनमय भी उसकी नहीं सुन रहा था और वह उसके ऊपर आ जाता है। अनमय अभ्या के होठों पर किस करने लगता है। इस किस में कोई जल्दीबाजी या लस्ट नहीं था, वह अभ्या को पूरे फैशन के साथ किस कर रहा होता है और उसके हाथ अभ्या के शर्ट के अंदर उसकी पतली कमर पर चल रहे थे। अभ्या को अपनी कमर पर अनमय के हाथ महसूस होता है तो वह अनमय को धक्का देने लगती है, पर अनमय थोड़ा सा भी नहीं हिलता, जिससे अभ्या गुस्से में अनमय के लिप्स पर बाइट कर लेती है और फिर रोने का ड्रामा करते हुए बोलती है, आप हमेशा ये गंदी हरकतें क्यों करते हो? आप बहुत बुरे हो। अगर आश्रित को पता चल गया कि हम दोनों किस करते हैं और आप ऐसी गंदी हरकतें भी करते हो मेरे साथ तो आपका भाई आपसे गुस्सा हो जाएगा और अगर इसके बारे में दादाजी को पता चल गया तो वह पक्का गुस्सा करेंगे हम दोनों पर, वो तो मुझसे बात नहीं करेंगे और घर से भी निकाल देंगे। अनमय, अरे हमारी तो शादी हो गई है, हम ये सब कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभ्या, सच में? अनमय, हाँ सच में कर सकता है, अब मुझे मेरा काम करने दो, तुम रोना बंद करो। अभ्या, ठीक है हम नहीं रोएंगे। फिर अनमय अभ्या को डीप किस करने लगता है। अनमय किस करते हुए अभ्या के ऊपर पूरी तरह से आ जाता है, फिर वह उसके लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन से कंधे पर किस करने लगता है। उसकी हर किस से अभ्या को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है तो वह अपनी पकड़ अनमय पर मजबूत कर देती है। अनमय अभ्या से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अभ्या, हम बट मुझे और किस करनी है, और वह इतना बोलकर अनमय को अपनी तरफ खींच के किस करने लगती है। अनमय अभ्या की शर्ट उतार देता है। अभ्या को जब यह एहसास होता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करती है। अनमय रूम के नाइट बल्ब को ऑफ कर देता है ताकि अभ्या को अनकंफर्टेबल ना फील ना हो। उसके हाथ अभ्या की कमर पर चल रहे थे। अनमय उसके होठों को छोड़कर उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। अभ्या के हाथ अनमय के बालों को सहला रहे थे। अभ्या उसके हर किस में सहज जाती है। जैसे ही अनमय ने अभ्या की नाभि पर किस किया, अभ्या की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो जाती है। तभी अनमय अभ्या के ईयरलोब पर किस करके काट लेता है। वह दोनों आपस में लगे ही हुए होते हैं कि तभी आश्रित की आवाज आती है, ब्रदर। अनमय जैसे ही आश्रित की आवाज सुनता है वह अपनी जगह पर ही रुक जाता है और अभ्या तो कांप जाती है और कहती है, अब क्या होगा। इतना बोलने के साथ ही वह अनमय को धक्का दे देती है, जिसके चलते एक धड़ाम की आवाज के साथ वह बेड के नीचे गिर जाता है और अभ्या जल्दी से जैसे तैसे करके अपने शॉक को उठाकर पहन लेती है और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कर लेती है और वही अनमय बेड के नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी आश्रित लाइट को ऑन कर देता और कहता है, ब्रदर आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, कहाँ चले गए आप? अनमय बैग के नीचे से ही कहता है, मैं यहीं पे हुआ रहा हूँ। अनमय की आवाज़ सुनकर आश्रित उठकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे आवाज़ आ रही थी, ये कैसी आवाज़ थी? और आप कहाँ हो? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अभ्या डर के मारे अपने आंख बंद करके ऐसे लेटी हुई होती है जैसे वह कितनी गहरी नींद सो रही हो। तभी अनमय अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं यही तो हूँ, लेकिन आप नीचे क्या कर थे? आप कोई गेम खेल रहे थे क्या इसके साथ? और आप मुझसे इतना दूर क्यों हो? आश्रित एक सांस में अपने सारे सवालों को कह डालता है। अनमय को अब समझ में नहीं आ रहा होता है वह क्या जवाब दे, इसलिए बहाना बनाते कहता है, अरे वो बैग के नीचे मेरे ना कुछ सिक्के गिर गए थे, मैं उन्हीं को उठा रहा था। तुम क्यों उठ गए? वही अभ्या अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके शर्ट के बटन्स अभी भी खुले हुए थे और उसका हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ा हुआ था। और तभी आश्रित कहता है, लेकिन ब्रदर आप सोते टाइम खुद के पास सिक्के लेकर तो नहीं सोते हो ना, और एक सेकंड आपके पास तो सिक्के होते ही नहीं है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? अनमय अभ्या और आश्रित के बीच में आकर लेट जाता है और कहता है, अरे वह सिक्के नहीं थे, सोने के सिक्के हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा था और गलती से मैं गिरा दी थी जब मैं नहाकर आया था। तभी आश्रित कहता है, ओके ठीक है, लेकिन ये पिल्लो कहाँ से आया हमारे और आपके बीच? और क्या आप उसके साइड चले गए थे इस पिल्लों को रखकर? अनमय अपने मन में कहता है, उसे तो मैं नहीं रखा था हम दोनों के बीच ताकि तुम हम दोनों को डिस्टर्ब ना करो, लेकिन मेरी किस्मत फूटी हुई है जो तुम इतनी जल्दी उठ गए। और फिर वह आश्रित को जवाब देते हुए सोने में इधर उधर हो गया होगा गलती से। आश्रित अनमय की तरफ देखता है और कहता है, पक्का ना ब्रदर आप उसके पास नहीं गए थे? अनमय कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी तो यही साइड है ना, तो सो सकता है मेरी साइड की वजह से मैं इसकी साइड थोड़ा सा आ गया था। तो आश्रित कहता है, ठीक है ब्रदर मैं मान लेता हूँ, अब आप इधर लिए मेरे पास। अनमय कहता है, हाँ हाँ मैं आता हूँ, और वह जल्दी से आश्रित के साइड चला जाता है।
आश्रित जल्दी से अनमय को हक कर लेता है और अभ्या की तरफ देखता है तो अभ्या तो आंखें बंद बैन की हुई थी और वह आंखें खोली नहीं रही थी। जब वह उसे सोता हुआ दिखता है तो वह उसे इग्नोर कर देता है और मन में कहता है मेरे ब्रदर है। वही अब अनमय आश्रित के बाहों में फंसा हुआ था, उसके तो अभी भी सारे अरमानों पर पानी फिर गया था और वही अभ्या अभी भी डरी हुई थी और अंदर ही अंदर अपनी शर्ट के बटन को बंद कर रही थी। और फिर वह जब धीरे से आंखें खोलकर देखती है तो अनमय ने उधर मुंह किया हुआ और आश्रित उसके ऊपर अपना हाथ पैर डालकर सोया हुआ था। अभ्या एक चैन की सांस लेती और कहती है बच गई, मतलब आज तो मैं गई थी। मैंने इनसे पहले कहा था वह जाग जाएंगे लेकिन यह मानते कहाँ है। उसके बाद वह जल्दी से ब्लैंकेट हटती है और जल्दी जल्दी अपने सारे शर्ट के बटन को बंद कर लेती है। उसके बाद वह सोने की ट्राई करती है लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह पहले तो डरती थी और अब उसे अजीब सा फील हो रहा होता है और वह अपने और अनमय के बीच में मोमेंट के बारे में सोच रही होती है कि अभी उन दोनों के बीच क्या हो रहा था और फिर अगले ही सेकंड क्या हो गया। ये सब सोते हुए वह अपना मुंह लटका लेती है और अपने मन में कहती है ये क्या था और ये ऐसे खत्म होना था। वही अनमय फ्रस्ट्रेटेड था और कहता है उफ आश्रित, क्या तुम्हें गलत टाइम पर ही जागना था? मैं इतना बुरा फंसा हूं, मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूं? और वही आश्रित तो मस्त सो रहा होता है। उसने जैसे ही अनमय को हक किया उसको एक सुकून भरी नींद आ गई और इधर इन दोनों का नींद हराम हो गया। मॉर्निंग में अनमय उठता है और अभ्या तो पहले से ही उठी थी क्योंकि वो सोए ही नहीं थी रात भर। अनमय उठता है तो वह आश्रित की तरफ देखता है। आश्रित ने उसे अभी भी हक किया हुआ था। वह धीरे से उसके हाथ पैर को अपने ऊपर से हटता है और उसे सीधा कर लेता देता है और जब वह बगल में देखा है तो अभ्या की आंखें ओपन थी। वह उसको उठा हुआ देखकर चौंक जाता और कहता है अरे तुम उठ गई, पर स्वेलिंग क्यों है? अभ्या कहती है वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो गई है और ये ऐसा ही होता है मेरे साथ जब मैं सो नहीं पाती हूँ। अनमय कहता है क्या तुम सोए नहीं? लेकिन क्यों? अभ्या कहती है हाँ मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। ये अभी मेरे लिए नई जगह है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अब सो जाओ। इतना बोलकर अनमय अभ्या के चेहरे पर उंगलियां घूमने लगता है। अभ्या कहती है मुझे नींद ही नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो जाऊं? अनमय अभ्या के बातों को समझता है और फिर उसे हक करता है और उसके सर को अपने शोल्डर पर रखता है और उसे टाइट करके हक कर लेता है और अपना एक हाथ उसके बैक पर रखता है और दूसरे उसके सर पर और फिर उसको थपथपाता है और कहता है अब सो जाओ। अभ्या फील करती है अनमय को, अनमय के धड़कनों को, और फिर वह अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। वही अनमय उसको अभी भी हल्के हाथों से थपकी दे रहा होता है और वह ऐसा ही कुछ देर तक करता रहता है और फिर उसके बाद उसके फेस को देखता है तो वह पता है अभ्या सो गई थी। फिर वो उसके चिक्स पे हल्के हल्के हाथों से थपकी देने लगता है और धीरे से कहता है अभ्या। लेकिन अभ्या को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, जिसके बाद वह एक स्माइल करता है और कहता है ओह गॉड, अब तो मेरे पास दो बच्चे आ गए हैं, अब मैं इन्हें कैसे संभालूंगा। फिर वह अभ्या को धीरे से खुद से दूर करता है और उसे मिटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वह आश्रित के फोरहेड पर किस करता है और दोनों को देखते हुए स्माइल करने लगता है और उसके बाद वह वहां से उठा जाता है, जिम चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनमय फूल टू रेडी होकर खड़ा होता है ऑफिस जाने के लिए। फिर वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को बनता है और नीचे चला जाता है। वह नीचे जाकर जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अब इधर अभ्या और आश्रित को दिखाते हैं। आश्रित भी सो रहा था और अभ्या भी अभी तक सो ही रही थी और तभी आश्रित करवट लेता है और अभ्या को टाइट करके हग कर लेता है। अभ्या भी सो रही थी इसलिए उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद मॉर्निंग के 10 बजाते हैं, तब जाकर अभ्या की धीरे धीरे आंखें खुलती है और जब वह अंगड़ाई लेने की कोशिश करती है तो वह नहीं ले पाती है क्योंकि वह तो पूरी तरह से ग्राफ थी आश्रित के बाहों में। अभ्या जब यह फील करती है कि उसके टमी पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और उसके ऊपर पैर है तो वह तुरंत अपनी पूरी आंखें खोल देती है और जब वह अपने सामने देखती है तो वह देखकर शॉक हो जाती है और एकदम से चिल्ला देता है आप। अभ्या जब यह फील करती है कि उसके टमी पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और उसके ऊपर पैर है तो वह तुरंत अपनी पूरी आंखें खोल देती है और जब वह अपने सामने देखती है तो वह देखकर शॉक हो जाती है और एकदम से चिल्ला देता है आप। वही चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आश्रित भी उठ जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है क्या तुम आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे पास? और अनमय कहाँ है? ऐसे करके अभ्या बोलती है। आश्रित कहती है तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे भाई कहाँ है भाई? ऐसे बोलकर वह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है
और वह किसी तरह अपने बेड से उठ जाता है और पूरे रूम को अच्छी तरीके से चेक करता है और फिर उनके बाहर चला जाता है। भाई आप कहाँ हो भाई? और वही अभ्या तो पूरी तरह से कांप गई थी और फिर वह कहती है, ये मेरे इतने क्लोज अनमय कहाँ है और ये मेरे ऊपर अपने हाथ पैर क्यों रखे थे? और फिर वह बेड से उठ जाती है और वह भी अनमय को आवाज देने लगती है। और वही जैसे ही आश्रित सीडीओ के पास जाता है वैसे ही दादाजी कहते हैं, आश्रित तुम बेड से क्यों उठे? तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना? आश्रित उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, ब्रदर ब्रदर कहाँ हो आप? तभी दादाजी जो नीचे हॉल में बैठे हुए होते हैं वह वहीं से ऊपर देखते हुए कहते हैं, आश्रित चिल्ला क्यों रहे हो? आश्रित अब जाकर दादाजी की तरफ ध्यान देता है और वह दौड़कर नीचे की तरफ आने लगता है। तभी दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे रुक जा, ऐसा मत करो आश्रित, तुम्हें कल ही चोट लगी है, तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें पर नीचे नहीं रखता है। आश्रित को रियलाइज नहीं होता है अपने भाई को ढूंढने के चक्कर में कैसे चोट लगी हुई है। वह बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और बोलता है, ब्रदर कहाँ है? ये बोलते हुए अपने पैर पर ही वह प्रेशर दे रहा होता है। तभी अभ्या भी पीछे से रूम से निकल आती है और वह देखती है कि आश्रित कैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, वह भी लंगड़ाते हुए। ये देखकर वह जल्दी से उसकी तरफ दौड़ती है उसे पकड़ने के लिए कि कहीं वो दोबारा से गिर ना जाए फिर सीढ़ियों से। फिर वह जल्दी से दौड़कर उसके हाथों को पकड़ लेती है तो आश्रित उसको देखता है और कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। अभ्या कहती है, बिल्कुल भी नहीं, देखो आप गिर जाओगे। मैंने बोला ना छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तभी दादाजी कहते हैं, आश्रित ये कैसा बिहेव कर रहे हो? वह तुम्हारी वाइफ है ना, तो उससे अच्छे से बात करो। दादाजी की बात सुनकर आश्रित अभ्या की तरफ देखता है और कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। इस बार वह नॉर्मल टन में बोल रहा होता है, नहीं आप गिर जाओगे। तभी दादाजी कहते हैं, अभ्या उसको मेरे पास लेकर आओ। अभ्या दादाजी की बात सुनती है और वह अच्छे से आश्रित को पकड़ लेती है और आश्रित अभ्या को देखकर मुंह बनता है, लेकिन इस बार वह कुछ बोलना नहीं है। फिर वह दोनों हाल में जाकर दादाजी के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, अरे तुम दोनों बैठ जाओ। तभी आश्रित कहता है, दादाजी ब्रदर कहाँ है? वह मुझे रूम में क्यों नहीं दिखे? तो दादाजी बोलते हैं, वो कहाँ होगा आश्रित, वह रोज कहाँ जाता है? आश्रित कहता है, ऑफिस। तो दादाजी कहते हैं, हाँ वह ऑफिस गया है, आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए वह आज सुबह जल्दी चला गया है। और तुम इतनी पैनिक क्यों हो रहे हो? वो तो हमेशा ऐसा ही करता है ना। आश्रित अपना सर खुजलाता है और कहता है, लेकिन ब्रदर मुझसे बिना बताए नहीं जाते हैं ना, तो आज क्यों चले गए? दादाजी कहते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, वह कई बार ऐसा कर चुका है, जब तुम सो रहे होते हो तब वह तुम्हें तो बिना बताए ही जाता है ना। आश्रित उनकी बात सुनकर अभ्या की तरफ गुस्से में देखता है और मुंह बनता है। तभी अभ्या कहती है, क्या वो इतनी सुबह ऑफिस चले गए और मुझे उठाया भी नहीं? मुझे भी तो कॉलेज जाना था ना दादाजी। दादाजी कहते हैं, हाँ तुम्हें कॉलेज जाना था, लेकिन अब तो नहीं जाओगे क्योंकि तुम आज आराम करोगी और ये अनमय ने कहा है। अभ्या कहती है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है मुझे चले ही जाना चाहिए। नहीं बेटा, आज तुम घर पर रहकर रेस्ट ही करो, तुम भी तो थक गई होगी ना इस शादी के चक्कर में। दादाजी बड़े ही प्यार से बोलते हैं जिससे अभ्या को उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद अभ्या कहती है, ठीक है फिर मैं रूम में जाती हूँ। तभी दादाजी के पास किसी को कॉल आ जाता है और फिर वह अभ्या की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, बच्चा मुझे अभी कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम घर का ध्यान रखना और आश्रित का भी। बाकी तुम्हें जो कुछ खाना होगा मैथ्स को बोल देना, वह बना देंगी। अभ्या उसकी तरफ देखती है, क्या मुझे? तभी आश्रित भी कहता है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी दादाजी, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, इसे भी अपने साथ ले जाओ। दादाजी आश्रित की बात सुनकर कहते हैं, आश्रित तुम चुपचाप से अपना वह बंद रखो, तुम बहुत ज्यादा देती हो गए हो, और हाँ मैंने जो बोला उसे सुनो। अभ्या को ज्यादा परेशान मत करना, वह तुम्हारी हेल्प करेगी और अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होगी तो तुम उसे बोल सकते हो, और ज्यादा भागना दौड़ना नहीं और उसकी सारी बात मानना, समझ रहे हो? आश्रित गुस्सा हो जाता है और वह अभ्या को घूरने लगता है और वही अभ्या उससे नजरें चुरा रही होती है क्योंकि उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दादाजी को मना कर सके। फिर दादाजी वहां से चले जाते हैं। फिर अभ्या जब आश्रित की तरफ देखती है तो वह उसे अभी भी घर रहा होता है, इसलिए वह जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। और वही आश्रित सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब मेरा अकेले सब कुछ बंद? क्या मैं अब सुकून से रह नहीं पाऊंगा? और क्या अब ये मेरी हेल्प करेगी? नहीं नहीं ब्रदर, यह क्या किया आपने मेरे साथ? आपने मेरे सर पर मुसीबत डाल दी, मैं अच्छा खासा अकेला था, आपके साथ था।
दादाजी के साथ था, लेकिन नहीं, आपको तो शादी करनी थी, अब मैं भी फंस गया ना आपके साथ। ऐसे बोलकर वह अपना मुंह बनाता है और अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। और तभी उसको अपने पैर में पेन फील होता है और वह दोबारा से अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक मेल सर्वेंट आता है और उसके उठने में हेल्प करता है। कहता है, क्या मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूं? आश्रित कहता है, हाँ मेरी हेल्प करो रूम में जाने में, क्योंकि मुझे नहाना है, बाथ लेना है। फिर वह सर्वेंट उसको सहारा देकर रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। आश्रित बेड पर बैठा हुआ होता है और बाथरूम की तरफ ही देख रहा होता है। तभी अभ्या नहाकर बाहर निकलती है। वह जैसे ही बाहर निकलती है वो सामने आश्रित को देखती है और डर जाती है और वह बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और कहती है, आप। आश्रित उसके बाद का कोई रिप्लाई नहीं देता है, अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। अभ्या उसको देखकर अपना सर हिलती है और कहती है, ये इनका ही तो रूम में, फिर मैं ऐसे बिहेव है क्यों कर रही हूँ? फिर वह मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को देखने लगती है, अपने बालों को सही करने लगती है। वही आश्रित अभ्या को चोरी चोरी देख रहा होता है और फिर वह उसे एक तक देखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अभ्या बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, जैसे कल रात को लग रही थी। तो वह अभ्या को ही देखे जा रहा था और जब अभ्या उसकी तरफ देखती तो अपना फेस इधर उधर कर लेता। तो उसे लगता है, चलो अच्छा है, यह मेरी तरफ कम से काम तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह अपना काम करने लग जाती वह फिर से उसे देखना स्टार्ट कर देता। वह पूरी तरीके से उसमें खोसा गया होता है। अभ्या अच्छे से रेडी होकर जैसे ही आश्रित की तरफ पलटती है तो वह देखती है आश्रित उसे ही देख रहा है। तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वही आश्रित जैसे ही अभ्या को अपनी तरफ देखा पता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी अभ्या का फोन रिंग करता है, जिससे वह दोनों अपने सेंस वापस आते हैं और जल्दी से एक दूसरे से नज़र हटाकर अपना फेस इधर उधर कर लेते हैं। और अभ्या टेबल के पास जाकर जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है। वह जैसे ही अपने फ़ोन पर सो रहे नाम को देखते हैं तो वह खुश हो जाती है, क्योंकि यह फ़ोन किसी और का नहीं अन्मय का था। इसलिए बिना देर किया वह जल्दी से कॉल उठा लेती है और कहती है, हेलो। हेलो अभ्या, तुम उठ गई क्या? अन्मय अभ्या से सवाल करता है। अभ्या उसके सवालों का जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी, आप कहाँ चले गए हैं? आपने मुझे उठाया भी नहीं, बताया भी नहीं, ऐसे ही चले गए। तो अन्मय कहता है, तुम सो रही थी और तुम वैसे भी रात भर नहीं सोई थी, सुबह ही तो सोई थी, इसलिए नहीं उठाया था। तो इसलिए मैं ऐसे ही चला गया था, तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। एक काम करना, तुम अभी रेस्ट करना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी करना है। और तुमने कुछ खाया कि नहीं? अभ्या कहती है, नहीं अभी मैंने कुछ नहीं खाया, अभी तो मैं शावर लेकर आ रही हूँ। वही आश्रित बेड पर बैठा बैठा ये सारी बातें सुन रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था और अपने मन में कहता है, भाई ने मुझे कॉल नहीं किया। और फिर धीरे से वह अपनी जगह से उठता है और चलते हुए अभ्या के क्लोज आ जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वही अभ्या कहती है, अन्मय आपको मुझे बताना चाहिए था, लेकिन घर से जाने से पहले। आपको पता है ना, मैं यहाँ पर आपके अलावा और किसी को अच्छे से नहीं जानती हूँ। ये हम बोलते हुए वह जैसे ही पलटी है तो उसके सामने आश्रित था, जिसको देखकर वह हड़बड़ा जाती है और जैसे ही पीछे को गिरने वाली होती है वैसे ही आश्रित उसकी कमर से पकड़ लेता है और अभ्या देखती रह जाती है आश्रित को। तभी आश्रित कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमसे तो सही से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लाओ मुझे फ़ोन दो, भाई का फ़ोन है ना। इतना बोलकर वह उसके हाथ से फ़ोन को ले लेता है और उसको सही से खड़ा कर देता है और वही अभ्या उसको बस देखते ही रह जाती है। तभी आश्रित अन्मय से कहत है, हेलो भाई, आप कहाँ हो? तो अन्मय कहता है, आश्रित तुम उठ गए, तुम भी उठ गए हो। आश्रित उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, भाई आप मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकते हो? आश्रित, मैं तो हमेशा ऐसे ही जाता हूँ। तभी आश्रित कहता है, भाई मुझे आपकी याद आ रही है, आप कब आओगे? अन्मय उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? तुम जल्दी से नहा लो और कुछ खा लो, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, अब फ़ोन अभ्या को दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। आश्रित अन्मय की बात सुनकर मुंह बनाने लगता है, लेकिन फिर वह फ़ोन ले जाकर अभ्या के हाथों में रख देता है। अभ्या पहले तो उसे घूर कर देखती है और फिर फ़ोन को कम पर लगा लेते बोलती है, हाँ बोलिए। अन्मय कहता है, अभ्या तुम आश्रित को थोड़ा सा हेल्प कर देना, वो अकेले नहाता नहीं है, इसलिए तुम मैथ्स को भुला देना या फिर तुम ही कुछ हेल्प कर देना। तो तुम देख लेना, उसके पैर में चोट भी लगी है तो वह शायद अच्छे से नहा ना पाए। अभ्या जब ये सुनती है तो कहती है, क्या मुझे हेल्प करनी होगी? हम बस थोड़ी सी, बाकी वो सब कुछ खुद ही कर लेता है। तुम मुझे बाथरूम तक बस लेकर जाना और उसके पैर को एक स्टॉल पर रख देना, ताकि उसके बैंडेज गिला ना हो।
अभ्या कहती है, ठीक है, और कुछ करना है क्या? अन्मय कहता है, नहीं, बस तुम्हें इतना ही करना है, बाकी मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद अन्मय फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद अभ्या आश्रित के सामने खड़ी होती है और कहती है, उन्होंने बोला था। वह इससे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही आश्रित कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करवाओगी बात लेने में। अब चलो, मुझे उठाओ। उसकी बात सुनकर अभ्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और कहती है, क्या? उठाओ, उठने में हेल्प करो मेरी, तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पैर में चोट लगी है, आश्रित ने अभ्या को घूरते हुए कहा। उसके बाद वह आश्रित को अपना हाथ देती है और कहती है, मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। आश्रित जैसे ही अभ्या की बात मानकर उसके हाथ को पकड़ता है, अभ्या को अलग की फील होता है, बिल्कुल डिफरेंट सा। तो इधर आश्रित को भी अलग सा फील हो रहा होता है। तो वह अभ्या की इस तरफ देखा है, अभ्या उसकी तरफ देखती है, वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं घूर घूर कर। तभी आश्रित अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है, अब मुझे ऐसे ही देखती रहोगी या फिर उठाओगे भी? तो अभ्या कहती है, हाँ हाँ। फिर वह जैसे कैसे करके उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अभ्या उठा नहीं पाती है क्योंकि आश्रित की हाइट फैसिलिटी सब अन्मय की तरह था। भले ही उसकी मन एक बच्चे की तरह थी, लेकिन उसकी ग्रोथ तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही थी। और वो रोज अन्मय के साथ जिम जाया करता था, इसलिए उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। और अभ्या उसके सामने एक नाजुक सी डॉल की तरह लग रही होती है। आश्रित सब देखता है, अभ्या को प्रॉब्लम हो रही है तो वह अपना भार उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालता है, वह बस उसका सहारा लेता है और धीरे धीरे से चलकर दोनों वॉशरूम के अंदर जाते हैं और अभ्या आश्रित को बैठाती है और उसके पैर को एक छोटे से टेबल के ऊपर रखती है और कहती है, ध्यान रखिएगा, इस पर पानी मत पड़ने दीजिएगा। आश्रित कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं इतना भी नहीं समझ पाऊंगा। अभ्या उनकी बात सुनकर मुंह बनती है और कहती है, कितना अकड़ू है ये, और एक अन्मय वो कितना अच्छा है। तभी आश्रित कहता है, अब क्या तुम मेरा ऐसे ही फेस देखते रहोगी? अभ्या कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप आराम से नहा लो। तभी आश्रित कहता है, तुम्हें किसने बोल दिया जाने के लिए? यहाँ पर जल्दी से आओ और मेरे शर्ट को उतारो, जल्दी भी करो, मुझे भूख लगी है। अभ्या उसकी बात सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, कर क्या मैं उतारो? आश्रित कहता है, तुम ये बताओ जरा, नहाते कैसे हैं? अभ्या, पानी से। अरे बुद्धू, पानी से नहीं, कपड़े पहनकर नहाते हैं क्या? आश्रित ने अभ्या से कहा। अभ्या नॉर्मल होती है, कहती है, हाँ हाँ हाँ, कपड़े उतार के नहाते हैं। हाँ तो क्या मैं कपड़े पहने पहने नहा लूँ? अब जल्दी से उतरे, इसे आश्रित ने अभ्या से कहा। तो अभ्या कहती है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं किसी मैंने स्टाफ को बुलाकर ला देती हूँ, वह कर देगा। तभी आश्रित कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी शर्ट तो तुम्हें उतरोगी, और वैसे भी भाई तो मेरा शर्ट उतार देते हैं, वो तो मना नहीं करते हैं, तो तुम क्यों मना कर रही हो? अभ्या कहती है, क्योंकि मैं आपकी भाई नहीं हूं ना। आश्रित अभ्या से कहता है, हाँ तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ तो हो ना। और वॉइस का काम ही होता है हस्बैंड के ऑर्डर को माना, इसलिए अब जल्दी से आकर मेरे कपड़े उतारो। अभ्या आश्रित की बात सुनकर अपने मन में कहती है, हद है, ये तो हस्बैंड होने का रोब अभी से जमा है। वह कौन बना था जो मुझे ये बोल रहा था कि इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है? इनको तो हर चीज़ की समझ है, वह भी अच्छे तरीके से। फिर वह अपने आप को नॉर्मल करती है और झुककर आश्रित के शर्ट के बटन को एक एक करके ओपन करने लगती है। वह झुकी हुई थी और काफ़ी क्लोज थी आश्रित के। तो आश्रित अभ्या के फेस को ही देख रहा था, वह भी इतना क्लोज होकर। वह आज पहली बार अभ्या को इतना क्लोज होकर देख रहा होता है। अभ्या बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत ही क्यूट। आश्रित खोसा गया था अभ्या को देखते हुए, आज पहली बार उसकी इतना क्लोज कोई अदर पर्सन आया था। तो वह देखता है कि अभ्या के बाल उसके फेस पर आ रहे हैं, तो वह अपने हाथों से आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके बाल को टच करने लगता है। और जब अभ्या ये फील करती है तो वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे थे आप? आश्रित कहता है, मैं क्या कर रहा था? मैं तो वह तुम्हारे बालों को हटा रहा था, वो तुम्हारे आंख पर आ रहे थे ना। वैसे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है, तुम कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो? अभ्या उसकी बात सुनकर उसको देखने लगती और कहती है, मुझे ऐसे ही है, मेरे पास नॉर्मली सॉफ्ट है। आश्रित कहता है, ओह अच्छा। वही अभ्या अभी भी अपनी जगह पर डर के मारे खड़ी होती है, क्योंकि एक मोमेंट के लिए अभ्या को ऐसा लगा था जैसे आश्रित बिल्कुल नॉर्मल है, उसका कोई माइंड डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि उसके एक्शन बहुत ही शार्प थे। वही आश्रित वैसे ही अपनी जगह पर बैठा रहता है और फिर कहता है, अरे भाई तुम खड़ी हो गई फिर से, मैं आज नहा पाऊंगा ना, या फिर मैं भाई को फ़ोन करूं, या फिर मुझे मैड्स को बुलाना पड़ेगा। रुको, मैं उन्हीं को बुला लेता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ हो पाएगा।
तुम यहाँ से बाहर निकालो। अभ्या कहती है, नहीं नहीं मैं करती हूँ, और वो एक बटन जो बचा था उसको भी खोलकर उसके शर्ट को उतार देती है। और जब अभ्या उसकी शर्ट को उतार देती है और उसकी फिगर को देखती है तो वह तो देखती ही रह जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, क्या सच में इनका दिमाग बच्चों जैसा है, और अगर ऐसा है तो इन्होंने बॉडी कब बनाई। तभी आश्रित कहता है, अब क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी बिना कपड़ों के? तुमको बड़ा अच्छा लग रहा हूँ क्या मैं? नोट इक्वल्स आई नो अभी आप लोग को थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो किसी का लगेगा तो वह आश्रित का ही लगेगा। अभी एक चैप्टर के बाद याद हुआ थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगेगा जब अभ्या के सामने, तब आप सबको इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा फनी होगी और शायद हॉट भी।